ठीक है, सबसे पहले भारत का निर्वाचन। अब ये निर्वाचन आयोग में ध्यान से समझना है आप सभी को, जब किसकी निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका वर्णन, इसका चित्र कहां पर किया गया, संविधान के किस भाग में, आप लोग बताएंगे, मैं नहीं लिखूंगा। और किस अनुच्छेद में, संविधान के किस भाग में वर्णन मिलता है भारत के निर्वाचन आयोग का? 22 के 22 भाग मैंने कहे थे आपको कि हेडिंग तो कम से कम उनकी याद कर लीजिएगा। पहले भाग से चलिए, पहला भाग कौन सा है, यूनियन एंड, ठीक है। दूसरा सिटीजनशिप, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ड्यूटी, नाइन्थ, नाइन्थ ए, नाइन्थ बी, टेंथ, ट्राइबल एरिया, इलेवंथ, इलेवंथ, इलेवंथ अभी तो डिस्कस किया है केंद्र राज्य, 13th, अंतरराज्यीय व्यापार, इंटरस्टेट ट्रेड, इंटरकोर्स बिटवीन वन स्टेट एंड अनदर स्टेट। और 14th क्या है, सर्विसेस, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, इनका वर्णन कहां पर है, भाग 14 में। और 14A ये है ट्राइब्यूनल्स, इसको बार बार बोल रहे हैं ट्राइब्यूनल्स। ट्राइब्यूनल्स को जोड़ा गया था ना बाद में, मूल संविधान में तो ट्राइब्यूनल्स नहीं थे, इस संविधान संशोधन के द्वारा ट्राइब्यूनल्स को, अधिकरण को जोड़ा गया था। आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो हम कितना भी पढ़ा लेंगे आप लोगों को, उससे क्या तात्पर्य निकलेगा, क्या मतलब निकलेगा। ये तो छोटी मोटी मोटी चीजें हैं, अंदर का तो मैं कुछ भी नहीं पूछ रहा हूं, मोटी मोटी चीजें हैं। जितना भी हम डिस्कस कर लेंगे, मैं शुरू के दिनों से कह रहा हूं, आप लोगों को किसी का चार्ट बना अभी तक, फिर नहीं बना, किसी ने भी नहीं बना के रखा होगा कि उसको टेबल में कहीं पर भी चिपका लें, कुछ भी कर लें, दीवार में चिपका लें, कुछ वर्क करना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं, कुछ भी असंभव नहीं है, हमेशा फिर उसी लाइन को रिपीट कर रहा हूं, असंभव कुछ भी नहीं है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान रसरी आवत, गाते हैं सिल पर होत निशान। अभी मुश्किल से आपने कितने पेज पढ़े होंगे, 100 पेज भी नहीं हुए होंगे, 100 पेज हो गए, वो भी गए होंगे तो ज्यादा 100 पेज ही होंगे। और अभी आपकी लड़ाई कितने की है, 2000 पेजेज, किससे भी ज्यादा, 2-4 हजार पेज आपको पढ़ना होगा। तो जब इतना भी अब नहीं कर पा रहे हैं, अभी हिस्ट्री आएगी, हिस्ट्री तो अकेले 1000-2000 पेज की होगी, और बाकी सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, फिर मुश्किल हो जाएगा। सफर कीजिए, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइए, नहीं याद हो रहा तो कैसे याद होगा। और ऐसा भी कोई दिन नहीं है जिसमें मुझे लगता है कि हम जो पढ़ चुके हैं उसका कहीं ना कहीं उसका वर्णन ना होता हो, जिक्र तो डेली होता है। जैसे अभी भाग 11 का 2-3 बार हो गया, कल हुआ था, हर भाग का कहीं ना कहीं तो जिक्र होता है, हर प्रोविजन का जिक्र होता है। थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, देखिए आप लोगों के लिए है। भाग 15, अनुच्छेद भाग 15 कहां से कहां तक है, 324 से लेकर के 329, 329। तो और ये निर्वाचन आयोग का उल्लेख कहां पर किया गया, अनुच्छेद 324, आर्टिकल नंबर 324, 324।
भारत के निर्वाचन आयोग। मैंने आपको बताया कि किसी भी संस्था का यदि गठन किया गया है तो उसके पीछे कोई ना कोई इसका उद्देश्य है, उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है। और वो उद्देश्य क्या है? वो उद्देश्य ये है कि हमारे देश में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में भी कौन सा लोकतंत्र, यानी कि डेमोक्रेसी है, वी आर फॉलोइंग डेमोक्रेसी, बट व्हिच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है ना? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में ये आवश्यक होता है, इसको क्या कहा जाता है, दूसरे नाम से भी जाना जाता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र, प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र, प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र, या इसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? That democracy which is based on representatives. That means the rules and regulations are framed by representatives. यानी कि नियम, कानून या व्यवस्था का निर्धारण कौन करता है? प्रतिनिधि, एमपी और एमएलए, सांसद और विधायक, हम करते हैं। वो तो हमारा ये डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में कौन है? जनता, जनता मालिक है। लेकिन जनता क्या करती है? अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से देश में आबादी 140 करोड़ की आबादी एक साथ न तो बैठ सकती है और न एक साथ किसी मुद्दे को विचार कर सकती है। तो उसके लिए हमने क्या अडॉप्ट किया? प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का निर्वाचन होगा, प्रतिनिधियों का निर्वाचन होगा, इलेक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स। और प्रतिनिधि कौन कौन से? प्रतिनिधि, भारत का राष्ट्रपति भी प्रतिनिधि है एक प्रकार से, राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट होता है। और हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे यहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो निर्वाचित होता है, यानी कि ब्रिटेन की तरह हेरिडिटरी नहीं होता, यानी कि अनुवांशिक नहीं होता। राष्ट्रपति हो गया, प्रेसिडेंट, प्लस इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, प्लस इसके साथ साथ लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, प्लस इसके साथ साथ राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, प्लस इसके साथ साथ विधान सभाओं के सदस्य, प्लस इसके साथ साथ विधान परिषदों के सदस्य, परिषदों के सदस्य, ये प्रतिनिधि हैं। और इन प्रतिनिधियों के निर्वाचन, इन प्रतिनिधियों के निर्वाचन को कराने के लिए और इनके निर्वाचन से संबंधित अन्य कार्य, जैसे मतदाता सूची कौन बनाता है, वोटर लिस्ट कौन तैयार करता है? निर्वाचन आयोग। हमारा जो कार्ड होता है, इसको हम मतदाता पत्र कहते हैं, वो कौन बनाता है? भारत का निर्वाचन आयोग। क्यों? क्योंकि उसको चुनाव करवाना है। तो वोटर कौन होगा? वो रजिस्टर करेगा कि ये वोटर है। तो इसका मतलब निर्वाचन और निर्वाचन से संबंधित सभी गतिविधियों को संपन्न कराने के लिए किसके गठन का प्रावधान किया गया है हमारे संविधान में? भारत के, कि इनका निर्वाचन संपन्न कराने के लिए, इन प्रतिनिधियों का निर्वाचन कराने के लिए, निर्वाचन और निर्वाचन से संबंधित रिलेटेड टू द इलेक्शंस, निर्वाचन से संबंधित गतिविधियों के लिए भारत के निर्वाचन आयोग के गठन का वर्णन किसने? संविधान के अनुच्छेद। तो मेरा पॉइंट यह है इसको समझाने का कि हर संस्था का गठन किसी न किसी उद्देश्य के लिए किया, किसी न किसी उद्देश्य के लिए किया। तो भारत में निर्वाचन आयोग के गठन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि भारत ने लोकतंत्र को एडॉप्ट किया है, और लोकतंत्र में भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रतिनिधियों के माध्यम से चलता है। तो प्रतिनिधि कैसे निर्वाचित किए जाएंगे? स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से।
प्रतिनिधि कैसे निर्वाचित किए जाएंगे? स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से, फ्री एंड फेयर मैनर में, फ्री एंड फेयर मैनर में, यानी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष। जैसे मैंने आपको कहा था स्वतंत्र एवं निष्पक्ष, यदि ये कह दिया जाए कि सरकार चुनाव करवाए तो सरकार तो ये चाहेगी कि भाई कुछ ऐसा खेल खेला जाए जिससे हमारी सरकार फिर से वापस आ जाए, यही होगा। तो ऐसे में क्या चाहिए कि एक ऐसी निष्पक्ष संस्था चुनाव करवाए, स्वतंत्र संस्था चुनाव करवाए जो सरकार के आदेशों का पालन न करे बल्कि अपने अनुसार स्वतंत्र पूर्वक निर्वाचन कराए। जैसे हमको ये लगता है कि सरकार निर्वाचन, यही है ना, जैसे अभी 2014 में 24 में चुनाव होने वाले, तो चुनाव कौन करा रहा है? चुनाव भारत सरकार नहीं करवा रही, चुनाव निर्वाचन आयोग करवाएगा। भारत सरकार तो फिर तो अदरवाइज तो भारत सरकार निष्पक्ष कहां रह जाएगा? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो तो यही चाहेगी कि हम आए। कल कभी यदि कांग्रेस की सरकार या दूसरे अन्य दल की सरकार आती है तो वो भी चाहेंगे कि हम आए। तो ऐसे में यदि खुद कंट्रोल करेंगे चुनाव को तो चुनाव पूरी मशीनरी, जितने भी जो चुनाव संपन्न कराते हैं अधिकारी, तो वो उनको सबको आदेश करेंगे कि भैया हमको जिताना। तो ऐसे तो संभव नहीं हो सकता है। तो इसके लिए प्रतिनिधि निष्पक्ष तरीके से, स्वतंत्र तरीके से निर्वाचित हो सके, तो इन सभी के निर्वाचन को संपन्न कराने के लिए, ध्यान रखिएगा मैंने पंचायत नहीं लिखा, मैंने नगर पालिका नहीं लिखा। इसका मतलब कि इनके चुनाव कराने के लिए अलग से राज्य में, प्रत्येक राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। किस अनुच्छेद में? किस अनुच्छेद में किया गया है? हाँ, और कोई पहले नगर पालिका। हाँ, राज्य वित्त आयोग किस? और नगर पालिकाओं के लिए आई और वाई, जहां पर वाई वाई आई वाई आए ना, तो ये वित्त आयोग है। आई वाला कॉन्सेप्ट आए वो वित्त आयोग है। और के और जेड ए 243 जेड ए, एक 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 छोड़ दीजिए। आई के बाद किसको छोड़ दीजिए? एक जे को छोड़ तो के आ जाएगा, और वाई के बाद जेड को छोड़ दीजिए तो दो जेड ए आ जाएगा। वही चीज है, अभी दिखा ना, सही है ना? नहीं है? अगेन मैं रिपीट कर देता हूं कि इनका चुनाव संपन्न कराने के लिए और निर्वाचन से संबंधित, यानी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो सके, उनसे संबंधित सभी गतिविधियों को देख रेख करने के लिए जो है भारत के निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 300 में, ठीक है, अनुच्छेद 324 में किया गया, आर्टिकल नंबर 324 में किया गया है। सभी को कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर? मुख्य कार्य क्या हो गया निर्वाचन आयोग का? निर्वाचन करवाना। और निर्वाचन करवाने के लिए सभी गतिविधियां, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो मुख्य उद्देश्य क्या है? कोचिंग देना। लेकिन कोचिंग से देने से संबंधित और भी जो गतिविधियां होती हैं, अभी तक हमने ये सब किया, ये सब तो करना पड़ेगा ना यदि कोचिंग देना है। कुर्सी, टेबल, बिल्डिंग, ये सब जरूरी है। इसका मतलब क्या कि निर्वाचन जब कराएगा तो सिर्फ निर्वाचन नहीं, निर्वाचन से संबंधित अन्य कार्य भी होंगे। तो उन सभी कार्यों को संपन्न कराने के लिए भारत का निर्वाचन है। किसके चुनाव कराने के लिए? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य और विधान परिषदों के सदस्य। लेकिन विधान परिषद में और राज्यसभा में कुछ नामांकित सदस्य भी होते हैं। तो नामांकित सदस्य का मतलब क्या? उनका चुनाव नहीं होगा, उनके ऊपर, यानी कि उनके चुनाव या उनके नामांकन से संबंधित कोई भी निर्वाचन आयोग का संबद्धता नहीं होगी। कौन जो है यहाँ पर विधान परिषद में कितने सदस्यों को नामांकित किया जाता है? विधान परिषद में
लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल? लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की बात कर रहा हूं मैं। उत्तर प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी है ना, राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश भी है 6 में से। तो यहां पर कितने सदस्य नामांकित किए जा सकते हैं, किसके द्वारा? कौन नामांकित करता है? राज्यपाल, यानी कि गवर्नर ऑफ द स्टेट। कितने सदस्यों को? 2 सदस्यों को। और राज्यसभा में होता है नामांकन, होता है कितने सदस्यों का? 12 सदस्यों को नामांकित कर सकते हैं। और कौन करता है? राष्ट्रपति। इसका मतलब कि उनके नामांकन में निर्वाचन आयोग का कोई रोल नहीं होगा, नामांकन में कोई रोल नहीं होगा, निर्वाचन में होगा। तो अब ये 12 सदस्यों को जो नामांकित करता है, ये किस किस फील्ड से हो सकते हैं? कल्चर, साइंस और सोशल सर्विस। और विधान परिषद में कितने सदस्यों को नामांकित करता है राज्यपाल? मैंने तो सब बताया था, 1/3, 1/3, 1/12, 1/12, 1/6, नहीं बताया? ये भी कहा था मैंने कि आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामांकित होती है वो, पार्शली इलेक्टेड एंड पार्शली नॉमिनेटेड, जिसमें से राज्य का राज्यपाल उस विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के अधिकतम 1/6 सदस्यों को नामांकित कर सकता है। देखिए पलट, ये लिखा है कि नहीं लिखा? लिखा है ना? और वो कौन कौन सी फील्ड से हो सकते हैं, किसको नामांकित कर सकता है? लिटरेचर तो उसमें भी रहता है। पहले क्या बोला था, आर्ट, साइंस, कल्चर कौन सा है? कल्चर थोड़ी होता है, लिटरेचर ही होता है। कला, साहित्य और विज्ञान और समाज सेवा, ना वो लिटरेचर जो है वो एक्चुअली लिटरेचर है, कल्चर शब्द नहीं है। तो यहां पर एक एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, और वो क्या एक्स्ट्रा जुड़ जाता है? कोऑपरेटिव्स, सहकारिता। हर चीज को हमने 10-10 बार पढ़ा हुआ है, डेली कोई ना कोई चीज आ जाती है जिसको रिवाइज करते हैं। बात यदि आप लोग याद नहीं करते, आप लोग याद नहीं करेंगे तो मैं कल से पढ़ाना छोड़ दूंगा आपको, आना ही नहीं छोड़। चलिए कोई नहीं, क्लास का भाई साहब तो आप भी बता सकते हैं, हैं? क्या बताएंगे बताइए, आपकी कुछ भी इच्छा हो, याद नहीं पढ़ा तो बता दीजिए। तो नहीं, क्या क्या पढ़ा देख करके नहीं, देख करके तो मैं भी बता दूंगा। बताइए, हाँ बिल्कुल बताइए, बैठ करके बताइएगा। बताइए, क्या पढ़ा? हाँ, आप मुझे बताइए, हमने जो है इस अनुच्छेद में, अनुच्छेद में अपने से बता रहे हैं, सभी 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 संवैधानिक संस्थाएं बता दीजिए और उनका अनुच्छेद। आज अच्छा, स्कूल में तो पढ़ाई की होगी ना आपने, आज स्कूल में तो आज नहीं किए होंगे, तो 4, 10 साल, 20 साल पहले, जल्दी मतलब 1 आध 2 महीने पहले, 1 साल पहले।
अभी क्या कर रहे हैं? बीए करते हैं और क्लास नहीं करते हैं, ये कौन सा बीए होगा? डिस्टेंस कोर्स, दूरस्थ शिक्षा, सिर्फ पेपर देने जाते हैं, दूरस्थ शिक्षा ही हुआ ना फिर, रेगुलर कोर्स कर रहे हैं, इग्नू से कर रहे हैं फिर। उत्तर प्रदेश जो डीएवी यूनिवर्सिटी है, डीएवी का फुल फॉर्म लो वैदिक, आगे क्या कॉलेज है यूनिवर्सिटी है? तो किस यूनिवर्सिटी से? महाराजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़, तो वो डिस्टेंस कोर्स भी कराता है। अच्छा, जुगाड़ वाला सिस्टम होगा वो जुगाड़ ही हुआ ना, तो जुगाड़ ही हुआ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बताओ, जो कॉलेज में जो पढ़ाई होती क्या बीए में क्या कर रहे हैं? नहीं तो ग्रेजुएशन में कुछ तो कोर्स होगा कि बीए में कौन सा क्या कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो फिर ये कहाँ से पढ़ते हैं, ये फिर कहाँ से पढ़ते हैं? पेपर देना है तो वही चीज तो यहाँ यूपीएससी पीएससी में यूपीपीसीएस में पूछी जाती है, यूपीएससी में पूछी जाती है, और उसी को आप लोग इग्नोर करते हो। तो पेपर में लिखते क्या हो फिर? पेपर ही पेपर उतार देते हो, कॉपी पे भी लिखते हो, पहले पढ़ के जाते हैं, बाद में नकल मार में हो जाता है, नकल मार लेते हैं। देश की शिक्षा व्यवस्था पर ये जो है आजमगढ़ राज्य की देन है। जिला बना दिया, ये कितना बड़ा शहर है, राष्ट्रीय शहर है देखो भाई, गाना भी सीखते हैं कहाँ पर, कौन सी यूनिवर्सिटी में? बीएचयू से जहाँ पे क्लास होता है यूनिवर्सिटी का ही क्लास होगा ना। हाँ। तो आप बीए में मतलब गाना सीखते हैं तो वो सी डिग्री में मिलेगी। कौन सी डिग्री मिलती है उसकी? संगीत की डिग्री मिलती है। तो एक साथ दो कोर्स कर सकते हैं, तो हम सब जाते हैं गाने के मकसद से, डिग्री नहीं लेंगे। हाँ, जिसके लिए एडमिशन लिया वो नहीं करते, जिसके लिए एडमिशन नहीं लिया वो करते। तो एडमिशन ही ले लेते, उसी से बीए कर लेते, अच्छा संगीत से डिग्री। यूपीपीसीएस है यूपीएससी ये तो नहीं कहता कि नहीं भैया संगीत की डिग्री है मैं आपको एडमिशन वो पेपर नहीं दे सकते, वो तो ये कहता है कि भाई स्नातक होना चाहिए। गाते हैं अभी, चलिए क्लास के बाद आपसे सुना जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अपने टॉपिक पर, तो आप लोगों को चाह रही थी हो गई है, मेरा उद्देश्य जो है आप लोगों की नीति को दूर करना था। निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन, हाँ बोलिए आप। इलेक्शन कमीशन भारत के निर्वाचन आयोग, अब यहाँ पर इसकी सबसे पहले आते हैं कि इसकी स्थापना, इसकी स्थापना जो है संविधान के अनुच्छेद 300 एस्टेब्लिशमेंट है जो है संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार जो है कब किया गया? 25 जनवरी 1950। अब ये मुझे बताइए 25 जनवरी 1950 को किया गया, संविधान हमारा प्रवर्तित कब हुआ, इंपोज कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो जब और इसका गठन किसके क्या तहत किया गया? अनुच्छेद 300, ये ना कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा तो अनुच्छेद 324 के अनुसार, अब 324 के अनुसार जब इसका गठन किया गया और संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को और इसका गठन हुआ 25 जनवरी 1950 को,
ये कैसे हुआ? कौन से 26 नवंबर? 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधान लागू हो गए थे, उसमें निर्वाचन के प्रावधान भी लागू हो गए थे। ठीक है, अब इसकी संरचना पर आते हैं। संरचना, कॉम्पोजिशन, हमारे संविधान में ये कहा गया है कॉम्पोजिशन कि इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, एक निर्वाचन आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, अन्य निर्वाचन आयुक्त, अदर इलेक्शन, एक जो है सीईसी होगा और प्लस अदर ईसी होंगे, अदर इलेक्शन। पर सवाल ये है कि अन्य निर्वाचन आयुक्त कितने निर्वाचन आयुक्त हैं, वो कितने हो सकते हैं, ये हमारे संविधान में नहीं दिया गया, ना तो न्यूनतम और ना ही अधिकतम। दूसरी चीज कि यहां पर संविधान में इस बात की अनिवार्यता नहीं की गई कि अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए ही जाएं। संविधान में यह कहा गया कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त अनिवार्य है, ये जो है अनिवार्य रूप से होगा, लेकिन अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति अनिवार्य नहीं। लेकिन ये कहा गया है अनुसार अनिवार्य नहीं, लेकिन ये कहा गया है कि अन्य निर्वाचन आयुक्त उतने होंगे जितने राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करे। दैट मीन्स कि कितने होंगे, हाउ मेनी एज द प्रेसिडेंट अपॉइंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि जितने राष्ट्रपति नियुक्त। इसका मतलब यह हो गया कि निर्वाचन आयुक्तों की संख्या को निर्धारित करने का अधिकार किसको दिया गया है, राष्ट्रपति को। और इसका तात्पर्य यह भी हो गया कि निर्वाचन आयुक्तों की संख्या निर्धारित करने के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होगी, ना ही संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता और ना ही इसके लिए विधि बनाने की आवश्यकता, क्योंकि राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का मतलब कार्यपालिका। तो जितने राष्ट्रपति समय समय पर एज द प्रेसिडेंट में अपॉइंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, राष्ट्रपति पर नियुक्त करे। ध्यान रखिएगा कि निर्वाचन आयोग की संरचना के अनुसार, निर्वाचन आयोग के संविधान में जो दी गई संरचना है उसके अनुसार अधिकतम निर्वाचन आयुक्तों की संख्या निर्धारित नहीं की गई, संविधान में इतना प्रावधान। पर अब सवाल यह है कि निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में कितने हैं, कितने राष्ट्रपति ने अपॉइंट किए हैं। तो थोड़ा सा इसकी संरचना को और भी हम समझ लेते हैं। ये लिख लिया आप लोगों ने, नहीं
नहीं बिल्कुल
क्या सभी का ना? चलिए देखिए समझिएगा, संविधान में क्या कहा गया है कि एक सीसी होगा यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा तथा अन्य ईसी होंगे, कितने होंगे इसकी संख्या नहीं दी गई। इसके ऊपर छोड़ दिया गया है, राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है। It totally depends upon the president to appoint or not, to appoint or not। यानी कि निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय संस्था भी रह सकता है, सिंगल मेंबर बॉडी, और बहुसदस्यीय भी हो सकता है यानी कि मल्टी मेंबर बॉडी भी हो सकता है। 1950 से लेकर के 1925 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 से लेकर के और अब तक 1989 तक, 89 तक सिर्फ एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपॉइंट किया गया था, अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त नहीं किया। इसका मतलब यह हो गया कि एक मुख्य निर्वाचन, ये संस्था क्या थी? एक सदस्यीय संस्था। कब से कब तक? 1950 से 1989 तक अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति। बट एक्चुअल में एक संविधान में संशोधन हुआ था जिसको कहा जाता है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988। इस 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 से जो मताधिकार की आयु है, मताधिकार की आयु माने कि वोट देने का अधिकार जो है वो सिर्फ पहले 21 वर्ष तक के लोगों को था, फिर उसको घटा करके कितना किया गया? 18। तो 18, 21 से 18 कब किया गया? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में लागू हुआ था, 1988 में का है 1988। इस 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जो मताधिकार की आयु है उसको घटा दिया गया। इससे क्या हुआ कि इससे बहुत ज्यादा अत्यधिक संख्या में लोग मत के लिए एलिजिबल हो गए। अब उनका वोटिंग कार्ड वगैरह बनाना, उनको पंजीकरण करना, कुल मिलाकर के इलेक्शन कमीशन का काम बढ़ गया। तो भारत के राष्ट्रपति ने 1989 में 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को भी अपॉइंट। इस प्रकार कितने हो गए? 1 + 2 = हो गए, यानी कि बहुत सदस्यीय संख्या बढ़ गई। लेकिन 1990 में पुनः इन 2 को हटा दिया गया, जिनको नियुक्त किया गया 2 को हटा दिया गया। तो 1990 से लेकर के 93 तक पुनः ये एक सदस्यीय संस्था, सिंगल मेंबर बॉडी बन गई। और 1993 में पुनः 2 निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त कर दिया गया। और जब पुनः 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को अपॉइंट कर दिया गया, तब से लेकर के आज तक 3 सदस्यीय संस्था है, यानी कि मल्टी मेंबर बॉडी है, उनको फिर कभी हटाया। और इस प्रकार से ये 3 अन्य यानी कि बहुसदस्यीय संस्था बन गई। कोई इसमें डाउट? कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिए अभी के लिए। एक नोट पॉइंट लिखिएगा, कॉमन बुक से। लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषदों के प्रत्येक द्विवार्षिक निर्वाचन के समय और विधानसभा के प्रत्येक विधान परिषद के प्रत्येक द्विवार्षिक बायनियल, प्रत्येक द्विवार्षिक 2 वर्षों में जो होते हैं, 2 वर्षों में ही होते हैं ना? आपको भी पता है? मैंने कब बताया? लोगों को पहले बताया हुआ है पर अभी तो नहीं बताया आज मैंने। 2 वर्षों में है ना? सदस्य वो होते हैं 1/, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जाते हैं और 1/3 सदस्य आते हैं 1/3 का। तो प्रत्येक द्विवार्षिक निर्वाचन के समय निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति क्षेत्रीय निर्वाचन आयुक्तों रीजनल इलेक्शन क्षेत्रीय निर्वाचन आयुक्तों की
नियुक्ति कर सकता है, नियुक्ति कर सकता है। रीजनल इलेक्शन कमीशन during the elections of the Lok Sabha, Legislative Assembly and each biennial elections of the legislative councils. प्रत्येक 2 वर्ष के, यानी कि लोकसभा के चुनाव के समय, उसका कारण क्या है कि लोकसभा के चुनाव के समय पूरे देश में लोकसभा बढ़ जाता है, और इसके अलावा विधानसभा के समय भी काम बढ़ जाता है। और विधान परिषद लिखा है, विधान राज्यसभा नहीं लिखा, क्योंकि राज्यसभा का इलेक्शन एक ही जगह, लेकिन विधान परिषद में वोटर्स की संख्या ज्यादा होती है। और ऐसी कंडीशन में कहा गया है कि यदि जो है इलेक्शन कमीशन को लगता है कि काम का बोझ ज्यादा है, तो क्षेत्रीय निर्वाचन आयुक्तों को अपॉइंट किया, राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भैया एक अलग से या 2 जितने आवश्यक हो उतने निर्वाचन आयुक्त, क्षेत्रीय निर्वाचन आयुक्त अपॉइंट करके दिए जाए। लेकिन यहां पर ध्यान में रखना है किसकी सलाह पर, निर्वाचन आयोग की सलाह पर। शब्द यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो तो नहीं, निर्वाचन आयोग की सलाह पर। आयोग एक संस्था है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त एक पद है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, मुख्य निर्वाचन आयोग नहीं बल्कि निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सलाह पर जो है राष्ट्रपति क्षेत्रीय निर्वाचन आयुक्तों के अपॉइंट कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इनको अपॉइंट किया ही, ठीक है। अब सवाल यह है कि इनकी नियुक्ति कैसे होगी, किस प्रकार से होगी, उसकी प्रक्रिया क्या है। तो थोड़ा सा आप शॉर्ट ब्रेक ले लीजिए, जैसा नॉर्मली लंच कर लीजिए, और लंच के बाद पुनः, चूंकि टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, अभी काफी बदलाव किए गए हैं, तो लंच कर लीजिए। लंच के बाद हम लोग पुनः मिलते हैं। अभी को कोई डाउट हो तो बता दीजिए, बोलो, मुझसे पूछो, उधर क्या पूछ रही हो, टेस्ट वाला करेंगे, टेस्ट वाला रख दीजिए, काम करिए, यहाँ पे ला करके रख दीजिए।